जी, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए संपूर्ण इतिहास के जो है 200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपका महा मैराथन क्लासेस है। इस वीडियो को देखने के बाद इतना कंफर्म है कि यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये पूरी जो है इतिहास का जो है संग्रह है, जिसमें आपके पूरे आधुनिक इतिहास, चाहे जो आपके प्राचीन इतिहास हो, सभी इसमें है, विश्व इतिहास, सभी कुछ इसमें जो है शामिल है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि जिस काल का कोई जो है लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में क्या है कि प्रागैतिहासिक काल, आद्र ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल और ऐतिहासिक काल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है ना, उसको हम लोग जो है प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। और लिखित विवरण जिसमें मिलता है ये आपका जो होता है क्या कहलाता है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। लिखित जो है यहाँ पर आपका विवरण क्या हुआ है, मिला हुआ है, समझ गए, याद रखिएगा, मिला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक काल। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम जो है किस पशु को पालतू बनाया। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, बैल है, कुत्ता है, गाय है, हाथी है। तो सबसे पहले जो है आदि मानव ने जो है किस पशु को अपना मतलब पालतू जानवर बनाया, तो वह जो था कुत्ता था। क्या था? कुत्ता, याद रखिएगा जी, कुत्ता जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 3rd नंबर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्गम किस काल में हुआ है। यानी देखिए यहाँ पर आधुनिक जो है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस कहने का मतलब है कि ये जो है मानव का जो है साइंटिफिक नेम है, होमोसेपियंस हम बोलते हैं ना। तो ये बताना है आपको कि उसका किस काल में जो है उद्गम हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण या ताम्रपाषाण। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का जो उद्गम हुआ है, यानी कि मनुष्य जो है किस पाषाण काल में जो उद्गम हुआ है, तो वह जो है आपका उच्च पूरा पाषाण काल। समझ गए? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव ने आग का प्रयोग जो है किस काल में प्रारंभ किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा, स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा। मानव ने जो है आग का आविष्कार जो है किस काल में किया था, तो वह जो किया था नवपाषाण काल में किया था। कौन काल में किया था? नवपाषाण काल। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि मानव ने जो है आग का आविष्कार या आग का प्रयोग जो है किस काल में किया था, तो वह जो था आपका नवपाषाण काल था। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 5 नंबर है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि आग का आविष्कार किस काल में किया, और ये याद रखिएगा कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, लोहा, चांदी, तांबा और पीतल। बताइए, आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि सर्वप्रथम जो है मानव ने जो है तांबा का जो प्रयोग किया था, तांबा धातु का। याद रखिएगा, लोहा का प्रयोग नहीं किया था। याद रखिएगा, समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई सबसे पहले फसल कौन सी थी, आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, चावल, जौ, गेहूं, ये सभी। तो देखिए, मानव द्वारा जो है ना सर्वप्रथम जो प्रयोग में लाया गया था फसल, वो आपका था गेहूं। कौन था? गेहूं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऐसे वो गेहूं और जौ का ज्यादा प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी, तो गेहूं थी। याद रखिएगा, समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है 7 नंबर कि मानव खाद्य प्रयोग का उत्पादन एवं उपभोक्ता कब बना है। मतलब कि मानव जो है खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता कब बना, कौन से काल में बना? मध्य पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानव जो है खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने की जो चीजें थी उसका उपभोक्ता और उपयोगिता, समझ गए, उत्पादक और उपभोक्ता जो है कब बना, किस काल में बना, तो वह जो था नवपाषाण काल था। कौन था? नवपाषाण काल। याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नवपाषाण काल। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 8 नंबर है, निम्न में से कौन जो है पुरातत्वविदों हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है।
मतलब कि आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है आपको कब हुआ था? 1921, कहीं-कहीं आपको जो है 1922 ईस्वी भी देखने को मिलता है, इसमें हुआ था। तो किसने जो है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था? यहाँ पर दयानंद सरस्वती, सॉरी, दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, एस आर राव और वी वी लाल। तो आप सभी लोगों को ये प्रश्न मैंने करवाया है कितनी बार कि जो आपके हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो वो दयाराम साहनी ने किया था और दाखल दास बनर्जी ने किया था, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि हड़प्पाई स्थलों में कांसे जो है नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? यानी कि कांसे की नृत्य करती हुई महिला जो है कहाँ से मिलती है? कांसे की। तो वह जो मिलती है आपकी मोहनजोदड़ो से मिलती है, मोहनजोदड़ो, समझ गए? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका डी हो जाएगा। एक और आपका इसका होता है लोथल। लोथल जो है याद रखिएगा हड़प्पा का जो है बंदरगाह था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, 10 नंबर याद रखिएगा कि प्रसिद्ध पशुपति के मुहर कहाँ से मिले थे? बताइएगा, हड़प्पा से मिले थे कि लोथल से मिले थे कि मोहनजोदड़ो से मिले थे कि रंगपुर से? तो लोथल जो है ये क्या है? एक तरह का जो है मतलब हड़प्पा जो कालीन था उसका जो है क्या है, ये आपका बंदरगाह था, बंदरगाह था, याद रखिएगा, समझ गए? आपको बताना है कि पशुपति की मुहर कहाँ से मिले थे। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो हो जाएगा आपका मोहनजोदारो, समझ गए? इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 11 नंबर है। सिंधु सभ्यता में गोडीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? गोडीवाड़ा का धौलावीरा से, रंगपुर से, आलमगीरपुर से या लोथल थे? तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में जो गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो था ना वो आपका मिला था लोथल से, लोथल। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं स्टार मार्क्स लगाते जा रहा हूँ। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगृह जो है कहाँ से मिला था? ऑप्शन देखिएगा हड़प्पा, मोहनजोदारो, इराकी गढ़ी और सुतकोटदा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मोहनजोदारो, समझ गए? मोहनजोदारो से जो है मिला था विशाल स्नानगृह, समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पुरातत्ववेत्ता अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या थी? बताइएगा, 2500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 1900 से लेकर आपके 2900 से लेकर जो है आपका 1700 ईसा पूर्व, 2400 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। तो याद रखिएगा कि जो आपका पुरातत्ववेत्ता अनुसार सिंधु सभ्यता की जो सर्व मतलब मान्य तिथि थी वो आपकी जो थी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 14 नंबर है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ जो है कब से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से, वैदिक काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से? तो देखिए भारत में जो है मूर्ति पूजा का जो मतलब आरंभ जो है यह आपका जो है माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 15 नंबर है कि ऋग वैदिक आदि किसकी पूजा करते थे? ऋग वैदिक, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि वेद कितने हैं ये भी प्रश्न पूछता है। तो वेद आपके जो है 4 है। अगर आपके पूछ ले कि पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कि 18 पुराण है, समझ गए ना? यहाँ पे बताना है कि ऋग वैदिक का आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की, माता जी की? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद देखिएगा, स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा कि ऋग वैदिक आर्य जो है वो प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा, समझ गए? इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? यहाँ पर देखिएगा सप्त सैन्यवद प्रदेश में, गांगेय घाटी में या गंडक के तट पर या उपयुक्त सभी? तो आर्य भारत में जो है सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य जो है सबसे पहले जो है सप्त सैन्यवद प्रदेश में बसे थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, समझ गए? अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि आर्यों का मूल निवास स्थान था, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? आर्कटिक क्षेत्र या एशियाई माइनर या दक्षिण रूप या सप्त सैन्यवद प्रदेश? तो आर्यों का मूल निवास जो था वो आपका जो था एशिया माइनर था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी चीजें मैं कराते चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि यहाँ पर प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है किस वेद में मिलता है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डबल स्टार लगा लीजिएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद, समझ गए? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, याद रखिएगा, समझ गए ना? वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि सत्यमेव जयते, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा। सत्यमेव जैसे जो है उपयुक्त कहाँ से ली गई है? छायोदय उपनिषद से या मुंडक उपनिषद से या मनुस्मृति से या ऋग्वेद से? तो जो ये आपका सत्यमेव जयते है ना यह शब्द जो है आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा, समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित सूक्ष्म की संग्रह है। ऋग्वेद में जो है मंडलों की संख्या 9 है, समझ गए। तो बताना है कि आपके ऋग्वेद में 9वां मंडल जो है किसे समर्पित है, सोम को, किस भगवान को समर्पित है, अग्नि को, वरुण को, इंद्र को। तो ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है ना, वो आपका समर्पित है भगवान सोम को। किसको है? भगवान सोम को। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि प्राचीनतम वेद जो है आपका ऋग्वेद है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 18 है। कितना है? 18 है, समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो है किसके देवता को मिलता है, बताइएगा। यहाँ पर है वरुण, प्रजापति, महेश और विष्णु। तो उत्तर वैदिक काल में जो है भगवान इंद्र का स्थान जो है निम्नलिखित में से जो देवता को मिलता है वो थे प्रजापति। प्रजापति, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क्स में लगा देता हूं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि किस वेद की रचना गद और पद दोनों से की गई है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर देखिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए गद और पद दोनों से मिलाकर जिस वेद की रचना की गई है वो आपका जो है यजुर्वेद है। कौन है? यजुर्वेद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन देखिएगा, बिंबिसार, अजाशत्रु, उदयीन और धनानंद। तो पाटलिपुत्र जो शहर है उसकी मतलब स्थापना जो है उदयीन ने किया था। किसने किया था? उदयीन ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका देखिएगा 25 नंबर की, हर्ष हर्यक वंश किस शासक के उपाधि कुशुक कुशुक थे। अजाशत्रु, उदयीन, कलाशोक, महापद्मनंदन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कलाशोक, समझ गए। सॉरी, कलाशोक नहीं बल्कि अजाशत्रु के थे। हर्यक वंश के जो थे, याद रखिए, सॉरी, हर्यक वंश जो थे किस शासक के उपाधि कुशुक थे, तो वह जो थे आपके अजाशत्रु के थे। अजाशत्रु, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सिकंदर के समय मगध का किसका शासक था। तो सिकंदर के समय मगध पर किसका शासक था। यहाँ पर देखिएगा महापद्मनंदन, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। सिकंदर के समय जो है मगध का मतलब साम्राज्य या मगध का शासक कौन था। तो मगध का शासक जो था वो धनानंद था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि काला अशोक की राजधानी थी वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्रा, अवंती। तो काला अशोक की जो राजधानी थी ना वो उसकी पाटलिपुत्रा थी। पाटलिपुत्रा, याद रखिएगा। क्लियर है? पाटलिपुत्रा थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 28 नंबर, निम्न में से किसे जो है सर्वोच्च नाशक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया, बताइएगा। महापद्मनंदन या खारवेल को या शशांक को या सिकंदर को। तो मतलब क्षत्रियों को नाश करने वाले कहा गया था वो निम्न में से जो है आपको महापद्मनंदन को कहा गया था, समझ गए, महापद्मनंदन को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सिकंदर कहाँ का शासक था। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि सिकंदर जो है कहाँ का रहने वाला था। मकदुनिया का था कि बेबीलोन का था कि ईरान का था कि चीन का था। तो सिकंदर महान जो था वो कहाँ का रहने वाला था। तो वो जो था बेबीलोन का रहने वाला था, याद रखिएगा, बेबीलोन का रहने वाला था। अगला अगला यहाँ पर देखिएगा। अगला यहाँ पर है कि सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध विस्तृतता का झेलम का युद्ध जो है कब हुआ था। 323 ईसा पूर्व, 325, 326, 328। तो सिकंदर एवं पोरस के बीच जो है प्रसिद्ध विस्तृतता या झेलम का युद्ध जो है निम्नलिखित में से जब हुआ था वो था 326 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार कौन थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैन धर्म के अंतिम और 24वें जो तीर्थकार है वो भगवान महावीर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी। लेकिन जो यहाँ पर देखिएगा पार्श्वनाथ थे ये आपके 23वें थे। कौन थे? 23वें। और आपके प्रथम कौन से? तो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे प्रथम, ये फर्स्ट थे, संस्थापक भी थे और प्रथम भी थे। और 23वें थे ये पार्श्वनाथ और 24वें थे आपके और अंतिमवें थे महावीर, समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 32 नंबर की 32वां प्रश्न है कि महावीर ने जैन धर्म के पूर्वों से प्रतिपादित 4 महावर्तों में से कौन सा 5वां वर्त जोड़ा। अपरिग्रही, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्य हो जाएगा। यानी 4 तो पहले से था और 5वां इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। तो अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। अगला यहाँ पर देखिएगा 33 नंबर, जैन धर्म के त्रिरत्न है, बताइएगा। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी है। यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। क्लियर है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था, बताइएगा। प्राकृतिक, संस्कृत, हिंदी और द्रविड़। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। तो भगवान महावीर ने अपना उपदेश जो है उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था। क्लियर है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 35 नंबर, ये भी काफी महत्वपूर्ण है।
महावीर का जन्म स्थान कहाँ पर है? वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्रा, पावापुरी। तो भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था वो आपका जो हुआ था वैशाली में हुआ था। कहां से हुआ था? वैशाली में। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका 1 हो जाएगा। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। समझ गए? अगला यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर है काफी महत्वपूर्ण कि प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित हुआ था? 4 जैन संगति आयोजित हुआ था। प्रथम आपका जो है कहाँ हुआ था? पल्लवी, देखिएगा, वल्लवी, वैशाली, पाटलिपुत्र, पावापुरी। तो प्रथम जो आपका संगीति मतलब आयोजन गया था जैन धर्म का, तो यह जो हुआ था आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था। समझ गए? प्रथम। दूसरा राजगिरी, तीसरा वैशाली और चौथा आपका कुंडलग्राम आपका जम्मू कश्मीर में हुआ था। समझ गए? अगला यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश आपका जो है सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। समझ गए? बोध गया में तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझ गए? पाटलिपुत्रा में पहला जो है उन्होंने अपना संगीत आयोजन किया था। समझ गए? ये सारनाथ में उनको अपना पहला उपदेश दिया था। उन्होंने किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बताइएगा, बुद्ध, संत, धम्म। तो इसका आंसर तो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ये सभी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है बुद्ध भी है, संघ भी है, धम्म भी है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, महाविनिष्करण, या धर्मचक्र प्रवर्तन, या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से जो है धर्म चक्र प्रवर्तक। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में प्राकृतिक भाषा में दिया था, तो उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तक। महापरिनिर्वाण को बोलते हैं मृत्यु, जब उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया। समझ गए? अगला यहाँ पर देखिएगा 40 नंबर, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के जो है सर्वप्रिय जो शिष्य थे वो आपके जो थे आनंद थे। कौन थे? आनंद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रधानमंत्री था, बताइएगा, चाणक्य था, मेगास्थनीज था, तुषाकर था, या उपगुप्त था। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो था वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो था चाणक्य था। कौन था? चाणक्य। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चाणक्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 42वां नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? पाटलिपुत्रा, श्रवणबेलागोला, और तक्षशिला, या उज्जैन। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम जो सेशन था, मतलब अंतिम समय जो था, वो निम्नलिखित में से जो है श्रवण बेलागोला में बिताया। इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। तो मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस निकोटस जो था उसका जो था राजदूत था। इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अनुयायी बन गया? वैष्णव, शैव, बौद्ध, या जैन। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अंतिम समय में वह जिस धर्म का जो है अनुयायी बना वह जैन धर्म था। कौन था? जैन धर्म था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 45 नंबर है, और ये 45 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और इजी भी है। कौटिल्य, मेगास्थनीज, प्लिनी, और विशाखादत्त। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो आप सभी लोगों को पता है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा गया था। समझ गए? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अशोक ने कलिंगन पर कब्जा कब किया? अशोक ने कलिंगन पर कब्जा कब किया? अशोक ने कलिंगन पर कब्जा कब किया? 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व। तो अशोक ने कलिंगन पर जो कब्जा किया था वो कब तक किया था? तो याद रखिएगा कि मतलब कब किया था। तो अशोक ने कलिंगन पर कब्जा जो है 261 ईसा पूर्व में किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट और इजी भी है कि इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की, टालमी की, प्लिनी की, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इंडिका जो पुस्तक है ना, यह जो है आपके मेगास्थनीज की जो है क्या है? रचना है। मेगास्थनीज ने जो है इस पुस्तक को लिखा था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए? इस पुस्तक क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका ए होगा, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसको श्रीलंका भेजा था? ये काफी महत्वपूर्ण है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो अपने बेटे और अपने दामाद को भेजा था शायद, महेंद्र, संघमित्रा और उपगुप्त। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? या ए और बी दोनों होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, ए और बी, यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, ए और बी दोनों को, क्या मतलब प्रचार करने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं।
तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बताइएगा, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिप्सेम्स या पादरी कैलेंथर या विलियम जॉनसन या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए किसने पढ़ा? तो जो आपके अशोक के शिलालेख थे उनको सर्वप्रथम जो पढ़ने वाला था वह जेम्स जो है आपके प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ गए? इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। तो ये प्रश्न क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 50 नंबर की, सांची के स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या पुष्पमित्र शंकु ने? तो सांची का जो स्तूप था इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? बी। क्लियर है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचानने की स्मिथ ने, विलियम जोसन ने, जॉन फिलिप्स ने या जेम्स प्रिंसेप ने? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो विलियम जोन्स ने जो है पहचाना था, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की थी। समझ गए? और अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 52 नंबर है, अशोक के किस शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? बताइएगा। 13वें, 10वें, 11वें और 9वें, यानी अशोक के किस शिलालेख में उनके जो है कलिंग विजय की मतलब उल्लेख मिलता है? तो कलिंग विजय के जो उल्लेख मिलता है ना वो आपके 13वें जो है उसके मतलब शिलालेख में मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो है गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संस्था या गूढ़ पुरुष या संचार या ये सभी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि संस्था भी कहा जाता था, गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था और आपके जो है संचार भी कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में, 7 भागों में, 10 भागों में, 12 भागों में? तो मेगास्थनीज के अनुसार जो है भारतीय समाज जो है निम्नलिखित में से जो है आपके 7 भागों में विभाजित है। समझ गए? 7 भागों में जो है विभाजित है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 55 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले थे? बताइएगा। पटना से, अंग से, कौशाम्बी से या उज्जैन से? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल का साक्ष्य मिला था वो आपके जो है कुम्हरार पटना से मिला था। कुम्हरार जो है ना पटना में, वहां से मिला था। अगला प्रश्न है कि अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई थी? तो अशोक के जो धम्म की परिभाषा थी यह जो है आपके कहाँ से लिया गया था? तो यह जो है आपके राहुल, देखिएगा यह राहुलो वसदूत, ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा दिक्कत है, देखिएगा राहुलो वाद सूत्र से लिया गया था। याद रखिएगा। समझ गए? राहुलो वाद सूत्र से लिया गया था जी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 57 नंबर है कि अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न है कि मौर्य काल में प्रचलित विशिष्ट था, मौर्य काल में जो है प्रचलित विशिष्ट था क्या था? बताइएगा। धार्मिक कर, भूमि कर, सिंचाई कर या निःशुल्क श्रम? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका निःशुल्क आपके श्रम, यह जो है प्रचलित था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के चलाने वाले जो है इंडो ग्रीक ने चलाया था। समझ गए? इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया था? शंकु, कौनवय या सातवाहन या इंडो ग्रीक? तो याद रखिएगा कि शीशों का सिक्का जो है ना सर्वप्रथम जो है सातवाहक लोगों ने चलवाया था। सातवाहक के जो वंश थे वो चलाया था, लेकिन आपके सोने के सिक्के जो है इंडो ग्रीक के लोगों ने चलाया था, इंडो ग्रीक के जो है शासक ने चलाया था। अगला यहाँ पर आपका 60 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय प्रारंभ हुआ? मौर्य काल में, सातवाहक काल में, गुप्त काल में या प्रतिहार में? तो याद रखिएगा कि आपके जो है ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है आपके सातवाहक आपके जो थे उनके काल में जो है स्टार्ट हुआ। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 61 नंबर है कि कनिष्ठ का राजवैद था? बताइएगा। चरक, सूत्र और धनवंतरी या जीवक? तो कनिष्ठ का जो है राजवैद जो था वह आपका था चरक था। कौन था? चरक। याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कनिष्ठ बौद्ध धर्म को किस शाखा का अनुयायी किया था? तो याद रखिएगा हीनयान का कि महायान का या विव्रजयान का या मादिका का? तो कनिष्ठ जो था बौद्ध धर्म के जो है निम्नलिखित में से जो है आपका महायान का जो है क्या किया था? शाखा का अनुयायी किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कनिष्ठ की राजधानी थी? बताइएगा। अमृतसर, उज्जैन, पाटलिपुत्र या पुरुषपुर?
याद रखिएगा कनिष्क की जो राजधानी थी ना वो आपका कहाँ था, तो वह जो था आपका पुरुषपुरु था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि जूनागढ़ से प्रांत संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था? कनिष्क का था, गोंदोफोनिक्स या रुद्रदामन या विमफर्डसिसस? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा रुद्रदामन, याद रखिएगा। यानी कि जूनागढ़ में जो प्राप्त संस्कृति का पहला जो अभिलेख मिला था वो जो था रुद्रदामन का था। समझ गए? इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 65 नंबर है कि निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली थी? बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन है तक्षशिला, अड़ी अड़िकमेडु, हम्पी, सतारा। तो याद रखिएगा कि निम्न में से जो है आपके जो है रोम बस्ती मिला था वो कहाँ मिला था? तो वो जो मिला था आपका अड़िकमेडु में। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्धि चरित्र की रचना जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन देखिएगा, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, अश्वघोष या नागार्जुन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अश्वघोष ने किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है चौथा बौद्ध संगति का आयोजन जो है किसके शासक काल में हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको याद रखिएगा। चौथा बौद्ध संगति जो है आपका श्रीनगर में हुआ था। समझ गए? क्लियर है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हुआ था। क्लियर है? कनिष्क के, अशोक के, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना याद रखिएगा कि वह हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। समझ गए? कनिष्क के जो है। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसके किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त ने। यहाँ पर जो है गुप्त संवत की जो शुरुआत किया था वो जो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? ये इजी प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है। तो भारत का नेपोलियन जो है आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आप सभी लोगों को मालूम होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ गए? अगले प्रश्न देखिएगा, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। चीनी यात्री जो फायान था किसके शासनकाल में आया था? आप सभी लोगों को मालूम होगा कि चीनी यात्री फायान जो है यह जो है समुद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। क्लियर है? जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में हुन्नों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत में जो है हुन्नों का आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त या श्रीगुप्त? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा याद रखिएगा कि हुन्नों का आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के जो है शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या है कि गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? बताइएगा। गुप्तकालीन नवरत्न जो थे वो आपके जो है समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक ना किसने किया था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, धर्मपाल या समुद्रगुप्त? तो याद रखिएगा कि जो आपके नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त ने किया था। समझे? गुप्त वंश के द्वारा किया गया था, कुमारगुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न है वानभट्ट किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्ठ, हर्षवर्धन या पुलकेशिन द्वितीय? तो वानभट्ट जो थे यह आपके जो है हर्षवर्धन के शासन के काल में जो है दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, कन्नौज, उज्जैन और पाटलिपुत्रा। तो हर्षवर्धन की जो आपकी राजधानी थी वो कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? अभी मैंने आपको बताया कि चीनी यात्री हेनसोंग जो है आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। समझ गए ना? क्लियर है? चीनी यात्री जो है हेनसोंग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अभी ऊपर ही हमने प्रश्न दिया है ना गुप्तकालीन, ये प्रश्न भारत में एक और प्रश्न में चीनी यात्री फायान जो था समुद्रगुप्त के, याद रखिएगा। फायान समुद्रगुप्त के और यहाँ पर आपके जो है यहाँ पर क्या है हेनसोंग। फायान जो है समुद्रगुप्त के और हेनसोंग जो था हर्षवर्धन। ह देखिएगा, हेनसोंग हर्षवर्धन, याद रखिएगा, ह से ह। अगला प्रश्न यहाँ पर 77 नंबर देखिएगा कि कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतिम विजय किसके हुई थी? पालों की, प्रतिहारों की, राष्ट्रकूटों की या चालुक्यों की? तो जो आपके कन्नौज में जो आपके त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे इसमें जो जीत हुई थी वो आपकी जो हुई थी प्रतिहारों की हुई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रकूट शासन ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया? तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कराने वाला जो शासक है वो कृष्ण प्रथम थे। कौन थे? कृष्ण प्रथम, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि वातापी किसकी राजधानी है? चोल की, चेल की, पांडे की या चालुक्य की? तो वातापी जो है यह आपके जो है चालुक्य की राजधानी है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 80 नंबर है कि स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो स्थानीय जो है स्वशासन जो है किसकी जो है मतलब प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? चोल की, चालुक्य की, राष्ट्रकूट की या पाल की? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा चोल वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोल। समझ गए?
अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसके कराया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है निम्नलिखित में से जो है राजराज प्रथम ने करवाया था। याद रखिएगा, राजराज प्रथम ने करवाया था किसका? बृहदेश्वर मंदिर का। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण जो है किसके समय में हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाल वंश ने करवाया था कि चालुक्य ने कि चोल ने कि राष्ट्रकूट ने? तो एलिफेंटा जो आपका गुफा ये महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा, और इसकी स्थापना जो है आपके राष्ट्रकूट के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? नरसिंहदेव प्रथम, नरसिंहदेव द्वितीय, महेंद्र वर्मन या सिंधु विष्णु? तो याद रखिएगा ये भी काफी महत्व। महाबलीपुरम जो कि आपका यहाँ पर भुवनेश्वर पुरी उधर में है, तो इसका जो मतलब मंदिर का निर्माण जो है करवाया था तो नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर, समझ गए, जगन्नाथ मंदिर शायद इसको कहा जाता है, उड़ीसा पुरी में है, तो इसका निर्माण जो है नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि कश्मीर में मार्तवंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कश्मीर के जो है मार्तवंड सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? दिद्दा या संगमराज या ललिता दिव्य मुक्तिपीड़ या जय सिंह? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा वो मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण जो है आपका निम्नलिखित में से जो कराए थे वो आपके जो थे ललितादित्य मुक्तिपीड़ थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? 710 ईसा पूर्व, 711, 712, 715। तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यह जो है 712 ईस्वी पूर्व में किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लूटा? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोमनाथ मंदिर को जो है किस मुस्लिमकारी मतलब आक्रमणकारियों ने लूटा था? तो याद रखिएगा मोहम्मद गजनवी ने जो है इसको लूट लिया था, इस मंदिर के सारे सोना को लूट लिया था। अगला प्रश्न है लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, फिरोज शाह तुगलक को, रजिया सुल्तान को या नासिरुद्दीन मोहम्मद को? तो याद रखिएगा लाख बख्श जो है या निम्नलिखित में से जो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि शिरजा एवं पाबोस प्रथा किसने चलाई? रजिया ने, आराम शाह ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो याद रखिएगा सिजदा एवं पाबोस जो मतलब प्रथा थी यह जो है निम्नलिखित में से जो है बलबन ने चलाया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि तूतीय हिंद यानी कि हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, अलबरूनी, अबुल फजल, फैजी? तो याद रखिएगा कि मतलब हिंद का तोता ये तूती ए हिंद जो है निम्नलिखित में से जो है कहा जाता है आपको अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 90 नंबर है कि किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी ने? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, कि सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करने वाला जो मुगल साम्राज्य था वो कौन था? तो वो जो था अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 91 नंबर है कि स्थायी सेना की प्रथम मतलब प्रथा किसने प्रारंभ किया? स्थायी सेना की जो है प्रथा किसने प्रारंभ किया? इल्तुतमिश ने, रजिया ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो स्थायी सेना की जो प्रथा थी यह निम्नलिखित में से चालू करने वाला जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ही था, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी बहुत खतरनाक था साला। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके जो है दौलताबाद ले गया था। कहाँ ले गया था? दौलताबाद, याद रखिएगा, दौलताबाद जो है स्थानांतरित कर लिया। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा जाता है? नासिरुद्दीन मोहम्मद, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से सुल्तानों में से पागल कहा जाता था और वो जो था वो कौन था? तो वो कोई नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक था, ये पूरा का पूरा पागल था। अगला प्रश्न देखिएगा, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसको शासनकाल में आक्रमण किया? नासिरुद्दीन मोहम्मद को, मुबारक खिलजी को, खिलजी खान को, बहलोल लोदी को? तो तैमूर लंग ने 1398 को निम्नलिखित शासकों में से वह जो जिस पर आक्रमण किया वो जो था नासिरुद्दीन मोहम्मद था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि ब्राह्मणों द्वारा सर्वप्रथम जजिया कर किसके आरोपित किया? तो ब्राह्मणों द्वारा जो है जजिया कर जो है आरोपित किसने किया? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई लगाया था, सिंचाई कर लगाया था? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिंचाई कर लगाने वाला जो मतलब सुल्तानत था वो कौन था? तो वह सल्तनत जो था आपका फिरोज तुगलक था। कौन था? फिरोज तुगलक। जो है 97 नंबर प्रश्न देखिएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, फिरोज तुगलक ने, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के जो है वो कौन सा सुल्तान था जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो वह जो था आपका
फिरोज तुगलक था। आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप सभी लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो आप सभी लोगों का भी दायित्व बनता है कि प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है, बताइएगा। सिकंदर लोदी, अर्जुन देव, फिरोज तुगलक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुलरुखी के नाम से जो है जाने जाने वाला जो सुल्तानक है वो, या मतलब तो वो आपका जो है सिकंदर लोदी है। कौन है? सिकंदर लोदी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सिकंदर लोदी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, बताइएगा। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपयुक्त में से सभी। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है आपके निम्नलिखित में से जो किया था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? आपका सी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिखेगा कि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृष्णदेव, राम राय, हरिहर प्रथम, देवराय प्रथम द्वितीय। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूं कि अष्ट दिग्गज जो थे ये आपके कृष्णदेव राय के दरबार में थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था? डोमिंगा पायस, या बारबोरस, या निनूज, या ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा डोमिंगा पारियस पारियस और बारबोरस, यानी कि बारबोसा। ए और बी दोनों हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना किसने की थी? मल्लिकार्जुन, या देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, या तेलानी राम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा, बताइएगा मुझे। यहाँ पर याद रखिएगा प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ जो था अमुक्त माल्यद की रचना जो है निम्नलिखित में से जो है आपके कृष्णदेव राय ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले, बताइएगा। गुलबर्गा, या बीदर, या हम्पी, या ये सभी। तो विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर मिले थे ना वो आपके कहाँ मिले थे? तो वो आपके हम्पी में मिले थे। कहाँ मिले थे? हम्पी में। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? बहमनी का, या विजयनगर का, या जौनपुर का, या दिल्ली सल्तनत का। तो याद रखिएगा कि 1565 ईसा मतलब में तालिकोटा के युद्ध में जिसका मतलब पतन हुआ था, जिस साम्राज्य का पतन हुआ था वह साम्राज्य जो था वो आपका जो था विजयनगर साम्राज्य था। क्या था? विजयनगर साम्राज्य था। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है, बताइएगा। ख्वाजा मौजुद्दीन चिश्ती, बाबर फरीज, शेर अहमदुल्ला, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा कि अजमेर में जो प्रसिद्ध सूफी संत का जो आपका मतलब दरगाह है वो आपका जो है ख्वाजा मौजुद्दीन चिश्ती का है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ये हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 106 नंबर है। कबीर के उपदेशों का संग्रह है, बताइएगा। शबद, बीजक, गुरु ग्रंथी साहिब, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँ कबीर का जो है ना वो कौन सा, ये तो काफी इजी है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। इसका बीजक है। कबीर के जो उपदेशों का संग्रह क्या है? बीजक में दिया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय जो होता है चैतन्य को जाता है। याद रखिएगा चैतन्य को जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे, बताइएगा। मीराबाई, चैतन्य, कबीर और रैदास। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो मैं आपको बता दूं कि संकीर्तन प्रथा जो है इसके जो जन्मदाता है वो आपके चैतन्य है। कौन है? चैतन्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि नामदेव कहाँ के संत थे? नामदेव जो थे यह निम्नलिखित में से जो है आपके महाराष्ट्र के संत थे। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर याद हो गया, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, या निम्बकाचार्य। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बताइए मुझे। तो याद रखिएगा कि अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वो आपके जो थे शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य। याद होगा? यस। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ हुआ था? ये तो काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। गुरु नानक जी का जन्म जो है तलवंडी, आपके पंजाब अभी जो है पाकिस्तान में स्थित है, वहां हुआ था, तलवंडी में हुआ था। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है? अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पता होगा कि भारत में जो है मुगल वंश के जो संस्थापक है वो कौन है। तो वह जो है आपके बाबर है।
याद हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, बाबर ने अपनी पहली आत्मकथा तुजू के बाबरी जो है किस भाषा में लिखी थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। तुजू के बाबरी जो है बाबर ने अपनी इस आत्मकथा का जो मतलब विवरण जो है लिखवाया था, वह किस भाषा में लिखवाया था? तो वह जो था आपके तुर्की भाषा में लिखवाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां को निर्णायक के रूप में पराजित हुआ? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध या कन्नौज का युद्ध? तो निम्नलिखित में से जो है हुमायूं शेर खां ने निर्णायक रूप से पराजित हुआ, तो वह जो युद्ध था वो आपका जो था कन्नौज का युद्ध था। कहाँ का युद्ध था? कन्नौज का। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुमायूं नामा की रचना जो है निम्नलिखित में से जो किया था वो था गुलबदन बेगम। कौन था? गुलबदन बेगम ने किया था। समझ गए? अबुल फजल तो बाबरनामा का किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये काफी महत्वपूर्ण है। शेर शाह का जो मकबरा है यह जो है आपके बिहार के जो है सासाराम में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा किसने लिखा था? अभी मैंने आपको बताया कि अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा कि अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच जो है प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है आपका 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगाई थी? किस मुगल साम्राज्य ने जो है न्याय की घंटी लगाई थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? तो याद रखिएगा कि मुगल साम्राज्य में जो है न्याय की घंटी लगाने वाले थे वो कौन था? तो वो आपके जो शाहजहां था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से किसने शासनकाल में चित्रकला को सर्वाधिक विकसित हुआ? तो चित्रकला का जो है विकसित जो है सर्वाधिक काल जो में जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसने समय में था? यानी कि मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मन सबदार किसके शासनकाल में था? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के? बताइए किसके शासनकाल में था? तो मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मन सबदार जो था यह जो है निम्नलिखित में से जो है आपके औरंगजेब के शासनकाल में था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो इजी प्रश्न आप सभी लोगों को मालूम है कि दिल्ली का लाल किला जो है किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था, याद रखिएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ताजमहल जो है किसकी याद में बनाया गया था? तो ताजमहल जो है किसकी याद में बनवाया गया था? तो बताइएगा, नूरजहां के या गुलबदन बेगम में या मुमताज महल के रूप में? तो ताजमहल जो है अपनी बीबी के मतलब याद में बनाया था शाहजहां ने। और तो उनकी बीबी का नाम क्या था बताइए? तो उनकी बीबी का नाम जो था आपका क्या था? तो वो था मुमताज महल। मुमताज महल उनकी बीबी का नाम था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? जहांगीर के व्यापार मतलब व्यापार के माध्यम से दरबार में आने वाला कौन था? कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रे, एडम कैरी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा कि कैप्टन हॉकिंस जो था मतलब जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी था। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि देखिएगा कि रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। रंगीला जो है किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह कहा जाता है, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह को। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस शासक ने मंत्रिपरिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी थी? अकबर ने, महाराणा प्रताप ने, शिवाजी ने या कृष्णदेव राय ने? तो निम्नलिखित में से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवाजी ने। शिवाजी ने जो क्या किया था कि मंत्रिपरिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी थी। इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शिवाजी ने अपना राजाभिषेक करवाया था तोरन से, आगरा से या बेसिन से या रायगढ़ से? याद रखिएगा कि शिवाजी ने अपना जो है राजा अभिषेक जो है कहां से करवाया था? तो शिवाजी ने अपना राजा अभिषेक जो है रायगढ़ से करवाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निम्न में से किसे जाट का प्लेटो यानी कि अफलातून कहा जाता है? तो जाट का प्लेटो जो है बदन सिंह को, चूड़ामन को या सूरजमहल को या आपको बताना है यहाँ पर कि राम सिंह कुका को? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका सूरजमल को कहा जाता है, याद रखिएगा। सूरजमल को जो है जाट का प्लेटो कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? गुरुमुखी लिपि के जनक जो है आपके गुरु गोविंद सिंह है। कौन है? गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक कौन है? बताइएगा। खालसा सेना की बताइएगा। हरि किशन, तेग बहादुर, गोरा गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह? तो खालसा सेना बोलिए या खालसा पद बोलिए, उसकी जो है स्थापना या पाहुल पर्वक का आपके प्रवर्तक जो है वो कौन है? तो वह जो है गुरु गोविंद सिंह है, याद रखिएगा। खालसा पद बोलिए या खालसा आपका जो है सेना बोलिए, समझ गए? गुरु गोविंद सिंह।
क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो जैकोबिन क्लब का सदस्य जो है कौन बना था बताइएगा? टिप्पू सुल्तान, सवाई जयसिंह, या चिनिक चिनिकिलुक खां, या रंजीत सिंह? तो याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए कि ये जैकोबिन क्लब की सदस्य कौन बना था और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान। याद रखिएगा जी। क्लियर है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। क्लियर है जी। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 132 नंबर है कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में मनसबदारी प्रथा जो है किसने शुरू की थी। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप अकबर ने। अकबर ने किया था मनसबदारी प्रथा का शुरुआत। समझ गए? मनसबदारी प्रथा का शुरुआत जो है अकबर ने किया था। क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। एक कॉल से परेशान हो गए, ये परेशान पूरे दिन कॉल करते हैं, समझ में नहीं आता है। 1 मिनट। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 133 नंबर है कि भारत में सर्वप्रथम कौन जो है यूरोपीय व्यापारी आया था? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी? तो भारत में सर्वप्रथम जो यूरोपीय व्यापारी आया था वो कौन आया था? तो वह जो आपके पुर्तगाली आए थे। सर्वप्रथम जो कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? कोलंबस था, वास्को डी गामा था, विलियम हॉकिंस था, या टॉमस रो था? तो याद रखिएगा कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी जो था वो कौन था? तो वो जो था आपका वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी, 1498 ईस्वी को आया था भारत में सूरत के कालीकट बंदरगाह पर। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि देखिएगा कि पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को गोवा कब छीना? तो पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक जो यूसुफ आदिल शाह थे उनसे गोवा जो है कब छीन लिया? तो उनसे गोवा जो है 1510 ईसा पूर्व में छीन लिया। याद रखिएगा। समझ गए ना जी? हाँ। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था? बारबोसा, या फादर थॉमस, या रॉबर्ट क्लाइव, या सर टॉमस रो? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जेम्स प्रथम का पहला राजदूत जो कि जहांगीर के दरबार में आया था वो कोई और नहीं था बल्कि वो जो था सर टॉमस रो था। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कोलकाता नगर की नींव किसने डाली थी? कोलकाता नगर की नींव किसने डाली थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट चाणक्य ने, या वारेन हेस्टिंग ने, या लॉर्ड वेवेल्जी ने? तो याद रखिएगा कि कोलकाता शहर बोलिए या कोलकाता नगर की नींव जो है निम्नलिखित में से जो डाला था वो जॉर्ज आपके जॉब जो है चनाक था। समझ गए? जॉब चनाक। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इजी है, आपको पता होनी चाहिए। समझ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1600 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच जो है निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध जो है 1700 आपका 57 में, कि 64 में, कि 60 में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। याद रखिएगा। और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है यह युद्ध जो है आपका निम्नलिखित में से जो है 1760 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। समझ गए? अगला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो प्लासी का लड़ाई जो है निम्नलिखित में से जो है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। याद रखिएगा, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। पूरे इसमें हम 230 प्रश्न कराने वाले हैं और इससे आपको एग्जाम में बाहर नहीं पूछेगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों को रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? मसाले में, सूती वस्त्र में, नील में, या अफीम में? तो सर्वप्रथम जो यूरोपीय व्यापारी आए थे तो उनको यहाँ से व्यापार करने में मजा आ रहा था। तो वह किस चीज में आ जा रहा था? तो वह जो था मसाले में, क्योंकि यहाँ पर भारत को मसाले की मतलब बगानी या राजा रानी कहा जाता था। यहाँ पर मसाला उत्तम किस्म की पैदा होती थी और यूरोप में लेकर वो बेचते थे, महंगे महंगे बेचते थे। अगला प्रश्न है कि बंगाल के द्वैत शासन की नींव किसने डाली थी? वारेन हेस्टिंग, वीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव, या कार्निवाल्स ने? तो बंगाल में द्वैत शासन का जो नींव था वो आपके रॉबर्ट क्लाइव ने डाला था। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने डाला था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बंगाल के द्वैध शासन को किसने समाप्त कर दिया? तो बंगाल को द्वैध शासन को जो समाप्ति किया था वह किसने किया था? तो वो आपके जो थे वो वारेन हेस्टिंग ने किया था। लगाया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया था द्वैध शासन को। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं।
अगला प्रश्न है कि कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1774 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1774 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि किसने लागू किया था? तो सहायक संधि जो है लॉर्ड वेवेल्जी ने लागू किया था। याद रखिएगा, सहायक संधि ने लॉर्ड वेवेल्जी ने लागू किया था, लॉर्ड वेवेल्जी। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य जो था वो आपके हैदराबाद था। हैदराबाद ने जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य बना और लागू किया था लॉर्ड वेवेल्जी ने। याद रखिएगा, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? वो जो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड एमंस्टन को, चार्ल्स मेटकॉफ को, या लॉर्ड मैकाले को, या लॉर्ड विलियम बेंटिंक को? तो याद रखिएगा कि सती प्रथा को खत्म करने का जो श्रेय जाता है वह निम्नलिखित में से जो जाता है वो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, समाचार पत्रों से प्रतिबिंब हटाने का श्रेय किसे जाता है? समाचार पत्रों को प्रतिबिंब लगा दिया गया था, इसको हटाने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, चार्ल्स मेटकॉफ को, या लॉर्ड मैकाले को, या लॉर्ड रिपन को? याद रखिएगा कि समाचार पत्रों पर से जो आपके मतलब प्रतिबंध थे उसको हटाने का श्रेय जो जाता है वो आपके जाता है आपका चार्ल्स मेटकॉफ को। किसको जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने व्यापक सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स का प्रतिपादन किया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैम्प्स का जो प्रतिपादन, जो सिद्धांत दिया वो कौन था? तो वह जो था लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी। समझ गए ना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम स्वतंत्र मतलब भारत का प्रथम जो है गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा। समाचार पत्रों को हटाने का प्रतिबंध हटाने का किसको जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ जाता है। और जो आपके सती प्रथा है उसके लिए भी लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी? मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। बताइए कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853, 1853, 1854, 1854। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में पहली रेलगाड़ी जो है मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। समझ गए? और वो जो था कब चलाया गया था? तो ये जो है 1800 आपके 53 में चलाया गया था, लेकिन 16 अप्रैल 1853 को। याद रखिएगा। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वर्नाकुलर प्लेस एक्ट जो है किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहने का मतलब है कि कोई भी मतलब सही तरीके से मतलब अंग्रेजी के खिलाफ बोल नहीं सकता है पत्रकार में। तो यह जो एक्ट जो है लागू करने वाला जो मतलब गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो वह जो था आपका लॉर्ड लिटन था। याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? अभी मैंने शायद ये बताया था कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ पर वो गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन यहाँ पर प्रथम वायसराय पूछा है ना, तो प्रथम वायसराय जो था आपके लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल जो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। समझ गए? और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजा गोपालाचार्य थे। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सिपाही विद्रोह यानी कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई इसको कहा जाता है। तो यह जो था आपके उत्तर प्रदेश से मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है जी? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी को विद्रोह किया था? बताइएगा। मंगल पांडे ने जो है किस सैन्य छावनी से? बैरकपुर से, शिमला से, दानापुर से, रामगढ़ से? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बैरकपुर से। 34वीं बटालियन से किया था। समझ गए? याद रखिएगा, बैरकपुर से। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस समय जो था लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। सॉरी, लॉर्ड कैनिंग था। सॉरी, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी नहीं था, लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा कि जब विद्रोह हुआ था ना 1857 में, तो उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। समझ गए? अगले प्रश्न की बात करते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये आप सभी लोगों को पता होगा कि वीर कुंवर सिंह ने किया था। और ये कहां से किए थे? आरा से किए थे। समझ गए? आरा के जगदीशपुर से, जगदीशपुर से। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार से जो है इन्होंने किया था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वास कर दिया गया था? तो इनको जो है रंगूर में भेज दिया गया था। रंगूर जो है जेल में भेज दिया था। याद रखिएगा, यानी कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है मुगल शासक जो है बहादुर शाह
को जो है कहाँ मतलब निर्वासित कर दिया गया था, तो इनको जो है रंगूर में भेज दिया था। कहाँ पर? रंगूर में। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, जेल में भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारक क्या था? आप सभी लोगों को मालूम है कि क्या था? सिपाहियों को विदेश भेजना नहीं, सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने का रोक नहीं, सिपाहियों को भत्ता का न देना नहीं, सिपाहियों द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, यही था मेन कारण। क्या था कि जो बड़ी गोली आता था ना उसमें चर्बी वाले कारतूस था, जिसमें गाय और सुअर का प्रयोग करते थे। तो हिंदू मुस्लिम थे जो ही आपके जो है क्या हुआ, इन्होंने विद्रोह कर दिया। यही ऑप्शन डी करेक्ट है इसका आंसर। समझ गए? अगला देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वह वाही आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? दादू मियाँ, मौलवी अब्दुल्ला, सैयद अहमद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहावी आंदोलन के जो आपके मतलब प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो वो जो थे आपके सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ को किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो देखिएगा, बंकिम आनंद मठ किसने लिखा? आनंद मठ की मतलब लिखंत जो है किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। लेकिन इसमें किसका विद्रोह का मिलता है? सन्यासी का, विभाग का, तेलंगाना का, या फराइजीसी का? तो इस प्रश्न का याद रखिएगा, उत्तर जो होगा कि इसमें जो उल्लेख मिलता है ना वो आपका जो है सन्यासी का मिलता है। क्या मिलता है? सन्यासी का। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी लोगों को मालूम है कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो आपके राजा राम मोहन राय थे। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो शुद्धि आंदोलन जो है चलाने वाले जो लोग थे वो दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आप सभी लोगों को मालूम होगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने और नहीं दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, सहजानंद, या स्वामी रामानंद? इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। 1893 में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले आध्यात्मिक कौन थे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। समझ गए? इन्हीं के जन्म दिवस के ऊपर जो है 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? युवा दिवस मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, सही प्रश्न कराए रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल तलीफ, या सैयद अहमद खां? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है निम्नलिखित में से जो है सैयद अहमद खान ने चलाया था। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विलियम डेरोजियो, या कर्नल आलकाट, या एनी बेसेंट, या राजा राम मोहन राय? याद रखिएगा कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के जो आपके प्रवर्तक थे वो आपके कोई और नहीं बल्कि हेनरी विलियम डेरोजियो थे। समझ गए? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? बंबई में, कलकत्ता में, अंडयार में, या पूना में? तो थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है भारत के जो है निम्नलिखित राज्यों में से आपके अंडयार में किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सत्यार्थ प्रकाश जो है निम्नलिखित में से किसकी कृति है? दयानंद सरस्वती की, राजा राम मोहन राय की, स्वामी विवेकानंद की, या केशव चंद्र सेन की? तो सत्यार्थ प्रकाश जो ये रचना है, ये कृति जो है, यह निम्नलिखित में से जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में सती प्रथा का कब प्रतिबंध की गई? तो सती प्रथा पर रोक जो है कब लगाया गया? 1828, 1829, 1831, 1835? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 1829। समझ गए? 1829 में जो है सती प्रथा के ऊपर जो है रोक लगा लिए थे। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 172 है कि तत्वबोधित सभा का संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो थे आपके देवेंद्रनाथ टैगोर थे। याद रखिएगा। और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुआ था, मुंबई में हुआ था। समझ गए? याद रखिएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एओ ह्यूम, रमेश चंद्र बनर्जी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संस्थापक जो थे एओ ह्यूम थे। समझ गए? दादा भाई नौरोजी जो थे आपके अध्यक्ष बने थे, सेकंड अध्यक्ष, ये 3 बार अध्यक्ष बने थे। रमेश चंद्र बनर्जी जो है प्रथम अध्यक्ष थे। समझ गए? अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा। 175 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रमेश चंद्र बनर्जी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी?
यहाँ पर आपकी पहली महिला बोला, भारतीय नहीं बोला है। अगर भारतीय बोलता तो सरोजिनी नायडू हो जाती, लेकिन यहाँ पर पहली महिला बोली है तो यहाँ पर आपका एनी बेसेंट हो जाएगी। समझ गए, एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, लेकिन कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू बनी थी। क्लियर है जी। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है, तो लाल बाल पाल जो है लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, यानी कि उपयुक्त डी हो जाएगा इनमें से तीनों। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल और बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 177 का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया। मुंबई में काफी महत्वपूर्ण है गणपति विसर्जन और शिवाजी, तो यह जो शुरुआत जो किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था, तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में किया गया था। और किस वायसराय ने किया था, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने। तो इसका बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड आपका जो है किसने किया था, लॉर्ड आपका जो है कर्जन ने किया था। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किससे है, देखिएगा बंग भंग से, सहयोग से, सविनय अवज्ञा से, भारत छोड़ो। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध जो है निम्नलिखित में से आपका जो है बंग भंग से, बंग भंग से है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत के संस्थापक थे वारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, मास्टर यूनिसेफ या वीडी सावरकर। तो अभिनव भारत के जो संस्थापक थे वो आपके और कोई और नहीं बल्कि वीडी सावरकर थे। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था। लंदन में जो है इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था, वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है भारतीय क्रांति का माता किसे कहा जाता है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मैडम भिकाजी कामा। तो याद रखिएगा कि भारतीय क्रांति की माता यानी कि आपके जो क्रांति की माता जो है निम्नलिखित में से और किसी को नहीं बल्कि मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है प्रथम बार विदेश में जो है झंडा फहराया था। समझ गए। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से किसी विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय जाता है, तो ये हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा। अभी प्रश्न पूछा था ना मैंने, अभी ऊपर तो बताया मैडम भिकाजी कामा ने जो है विदेश में मतलब झंडा फहराने का श्रेय इन्हीं को जाता है, इसीलिए जो है इनको मतलब स्वतंत्र सेनानी की माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपका 1906 में किया गया था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। दिल्ली दरबार की समय जो है भारत का वायसराय कोई और नहीं बल्कि आपका लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। याद रखिएगा लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी में हुआ था और उसमें जो आपके भारत का वायसराय था वो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड डफरिन था। और यही कहा था कि कांग्रेस जो है एक सूक्ष्म अल्पक समूह है जो कि मुझे रहते हुए नष्ट कर दिया जाएगा, वही बातें यानी अल्पसंख्यक कहा था कांग्रेस को। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माने थे, आप सभी लोगों को मालूम है गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माने थे। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसे लेकर रहेंगे, तो ये किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसे हम लेकर रहेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो होम रूल लीग की स्थापना जो है सर्वप्रथम जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था और इन्हीं बेसेंट ने भी किया था, याद रखिएगा। समझ गए। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था, तो यह जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कहां पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। और इसकी जांच के लिए जो है क्या किया था, तो इसकी जांच के लिए जो है आपके समिति का गठन किया गया था, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ शायद, उस समिति का आप लोग नाम बता दीजिएगा कि किस मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड को जो है जनरल ओडायर के कहने पर जो गोली चला दी गई थी जिसमें बहुत से लोग बच गए थे, मारे गए थे, एक लोग बचा था आपके उधम सिंह बच गए थे जो कि आगे चलकर अंग्रेज को मार देते हैं जाकर लंदन में। लेकिन जिस आयोग का गठन किया गया था ना उसे क्या बोलते हैं, एक बार आयोग का नाम देख लीजिएगा, मुझे मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड आयोग सभा किसने गोली चलवाई थी, तो बताइएगा, यह जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 193 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि जो है वापस कर दी थी, यानी कि 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के बाद जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग वहां पर गए थे, तो इसलिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि अपना वापस कर दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी, तो
पृथक निर्वाचन पद्धति एवं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो है भारत में कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि भारत में जो है यह आपका जो है निम्नलिखित में से जो है आपका 1909 में शुरू हो गया था। 1909 में शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था, चंपारण में किया गया था। कहां पर किया था? 1917 में। आप सभी लोग मालूम है, तीन कठिया प्रथा नील की खेती के विरुद्ध में चंपारण में किया था। उससे पहले भी जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, जब औरंगजेब के शिकार हो गए थे। अगला प्रश्न है कि चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए तीन कठिया पद्धति लागू की गई थी? तो नील की खेती करने के लिए लागू की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ गए? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है आपका 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। नमक डांडी यात्रा भी जो है 1930 में हुआ था। समझ गए? रॉयलेट एक्ट जो है आपका 1919 में हुआ था। आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। समझ गए? गांधी जी 1915 में आए थे। 15 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ गए? अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन को जो है घटना को स्थगित कर दिया गया था, वो चौरी चौरी हत्याकांड था, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, गोरखपुर में 1922 ईस्वी में जो है हुआ था। इसमें जो है क्या किया कि चौरी चौरी हत्याकांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने पीछे हट गए। समझ गए? वो मना कर रहे थे कि नहीं करने के लिए, लेकिन लोगों ने कर दिया। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, बताइएगा। स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो कोई और नहीं थे बल्कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे, स्वराज पार्टी के संस्थापक। समझ गए? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है ये कहीं और नहीं बल्कि 1928 में दिल्ली में किया गया था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, केंद्रीय बिहार परिषद में कितने बम फेंका गया था? मतलब किसने बम फेंका था? तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, ए और बी। इसलिए जो है इनको 1931 में जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। केंद्रीय बिहार परिषद में बम फेंकने वाला कोई और नहीं था बल्कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था, लेकिन कब आया था वो आपको बताना है। 1928 आपका ऑप्शन 2 दिख रहा है। अब बताना है कि 31 दिसंबर था कि 3 फरवरी था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 फरवरी 1928 को आया था। इसी के विरुद्ध में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठी की चोट से। साइमन कमीशन गो बैक मतलब उसमें उन्होंने किया था। बारदौली सत्याग्रह से संबंधित है, महात्मा गांधी से संबंधित है। याद रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। 1918 याद रखिएगा कब किया गया था? 1918 में। क्लियर है? इस प्रश्न का उत्तर आपका, सॉरी बारदौली सत्याग्रह 1 मिनट बारदौली नहीं है, खीरा था, सॉरी मैं माफी चाहूंगा। बारदौली सत्याग्रह जो था आपका वल्लभ भाई पटेल से था, इन्होंने जो है सुलझाया था। इसीलिए जो है बारदौली की महिलाओं ने, याद रखिएगा कि बारदौली की महिलाओं ने जो है इनको क्या किया था? वल्लभ यानी कि सरदार की उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि दी थी। याद रखिएगा बारदौली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि थी। तो बारदौली सत्याग्रह जो संबंधित है वल्लभ भाई पटेल, खीरा आंदोलन जो है, खीरा वाला जो है ना वो आपके संबंधित है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो यह जो है लाहौर अधिवेशन में मांग की गई थी 1929 में। याद रखिएगा 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये वाला जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। याद रखिएगा 205 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने जो है 78 अनुयायियों के साथ जो है आपके चल दिए थे। समझ गए? नमक कानून तोड़ने दांडी यात्रा से साबरमती आश्रम से निकल गए थे दांडी के लिए। तो उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। समझ गए? लॉर्ड इरविन समझौता आपका जो है 1931 ईस्वी में होता है। समझ गए? अगले प्रश्न की बात करते हैं, गोलमेज सम्मेलन की भी शुरुआत 1931, 1930, 1932। अगला प्रश्न है कि लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों के कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में लिया था। हमने बोला ना कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930, 1931 और 1932। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से, और वो खाली हाथ वापस आए थे, फिर वो चले गए थे जेल में। समझ गए? अगला प्रश्न है कि कॉम्युनिकल अवार्ड किसे प्रस्तुत किया था? क्लाइमेट एटविल या विस्टम चर्चिल ने या मार्गरेट थ्रेचर ने या रेमेज मैकडोनाल्ड ने। तो कम्युनिस्ट अवार्ड जो है निम्नलिखित में से जो है आपके रैमजे मैकडोनाल्ड ने आपके क्या किया था कि प्रस्तुत किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए काफी मेहनत की जा रही है, तो आप सभी लोगों का भी दायित्व बनता है कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि कांग्रेस साम्राज्यवादी पार्टी के गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस साम्राज्यवादी पार्टी की स्थापना जो है 1934 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस
एयरटेल की स्थापना कब हुआ था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एयरटेल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एयरटेल के पहले अध्यक्ष आपके जो है लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय थे, समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आपके कोई और नहीं बल्कि स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है आपके 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिवेशन द्वारा प्रांतों के द्वय शासन व्यवस्था को लागू किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम आपके 1900, याद रखिएगा कि 1900 आपके जो है 19 के तहत जो है आपको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसने बोला था? तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था आपका 1942 में, डू एंड डाई, आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, समझ गए। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1942 में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 9 अगस्त कि 7 अगस्त? काफी महत्वपूर्ण है कि 11 अगस्त, बताइएगा कि 15 अगस्त। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपके 1942 ईस्वी में हुआ था, लेकिन याद रखिएगा कि 9 अगस्त को हुआ था, समझ गए। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आप सभी लोगों को पता होगा कि आजाद हिंद फौज की संस्थापक जो है कोई और नहीं बल्कि कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया था कहां पर? टोक्यो में, सिंगापुर में, हांगकांग में, बर्मा में? तो सिंगापुर में किया था। कहां पर किया था? सिंगापुर में किया था, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? ये बताने की चीज नहीं है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। भारत स्वतंत्र कब हुआ? आप सभी लोगों को पता है ना कि भारत हमारा स्वतंत्र जो है 15 अगस्त 1947 को हुआ था, और पाकिस्तान 14 अगस्त को, एक दिन पहले वो स्वतंत्रता मनाने लगता है। यहाँ पर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य, लॉर्ड वेबल, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो आपके कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये हो जाएगा आपका चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला बहावी आंदोलन के प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पटना था। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु का नाम जो था आपका रामानंद था। इस प्रश्न का उत्तर आपका डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, रामानंद। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भक्ति के दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला आचार्य कौन थे? रामानुज, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, ये सभी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शंकराचार्य थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो सिराजे हिंद के नाम से जो है आपका जौनपुर को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कृष्णदेव राय ने अमुक्तवाद माल्य ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया था? जो कि आपके तेलुगु का प्रसिद्ध है, तो वो किस भाषा में किया था? तो वह जो आपके तेलुगु भाषा में किया था। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अन्य भोज के नाम से जाना जाता है? तो अन्य भोज के नाम से जो है, मतलब आंधी भोज के नाम से जो है जाने जाने वाला है वो कृष्णदेव राय है। अगला प्रश्न देखिएगा, लीलावती पुस्तक संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक जो संबंधित है वो आपके संस्कृत साहित्य से है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस फसल के उत्पादन से संबंधित संबंध विस्तृत में कोई प्रमाण नहीं मिलता है? तो वह जो है आपका किस से नहीं मिलता है? तो वो आपका दाल से, दाल। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 7 प्रश्न और है, 6 प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का जो अंग नहीं है वो आपके जातक, समझ गए। ये बौद्ध धर्म का है, जातक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद जो है अध्यक्ष पद को त्याग दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने है आपके निम्नलिखित में से जो है आपके फैजापुर के बाद जो है उन्होंने त्याग दिया, त्रिपुरी अधिवेशन के पहले ही त्याग दिया। शहीद आदम उपाधि किसने दिया था? शहीद आदम जो है उपाधि जो है आपके भगत सिंह को मिला था। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार जो है किसने निहित है? तो त्रिपिटक में निहित है। इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। देखिएगा, ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई जो है कुल और परिवार है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। शिवाजी ने अपने साम्राज्य का आय का मुख्य साधारण जो है किसे बनाया था? तो शिवाजी ने जो है मतलब अपने साम्राज्य का, अपने राज्य का आय का मुख्य साधन जो है निम्नलिखित में से जो है चौथ सरदेश मुखी या भू राजस्व किसको बताया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, यानी कि चौथ और सरदेह मुखी को बताया था। तो हमने जो है अभी आपके जो इतिहास से रिलेटेड टोटल जो है 236 प्रश्न किया है। और आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह आपके जो है भूगोल का भी आने वाला है, समझ गए। इतिहास के जो है पूरे आप में करवा दिया है, और भी आपके इसके बाद हम भूगोल को लाएंगे,
समझ गए, भूगोल को लाने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों से मैं यही चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले हम भूगोल का वीडियो लाने वाले हैं जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे 100 200 क्वेश्चन को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।